नमस्कार मित्रों। आइए पंचांग पढ़ना सीखें सीरीज में ये नेक्स्ट लेसन है। आपसे अनुरोध है कि अपना पंचांग अपने पास रख लें। और हम लोग कौन सा पंचांग यूज करते हैं ये आपको पता ही है, श्री विश्वविजय पंचांग। इसमें पेज नंबर 76 देखिए, अभी तो हम लोग पेज नंबर 75 और 76 से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर इन पेजों में इतनी इंफॉर्मेशन है कि जितने मर्जी वीडियोस बना लो, जितनी मर्जी क्लासेस ले लो, इंफॉर्मेशन कम ही पड़ जाएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जाननी चाहिए भी आप लोगों को। यहाँ देखिए, मैंने एक एरो लगाया है ब्लैक कलर का। इस एरो के सामने लिखा है सन, सूर्य, मेष में। आज हम ये पता करेंगे ये लिखा क्या है और इसका मीनिंग क्या है। और इसका आगे सार भी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूर्य से पहले लिखा है सन, स पे अंक की बिंदी लगा दी है और ये पूरा नहीं लिखा, तो ये इसका मीनिंग है संक्रांति। संक्रांति क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम यही जानेंगे। यहाँ पे लिखा है 13 अप्रैल को संक्रांति, सूर्य मेष में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो इसे ही संक्रांति कहा जाता है। साल भर में सूर्य 12 राशियों में के साथ ऐसी करेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि में जाएगा। एक राशि का मान आप सभी जानते हैं कि 30 डिग्री होता है, और सूर्य 1 डिग्री रोजाना ट्रैवल कर जाता है, मूव करता है। तो 1 डिग्री अगर वो चल रहा है रोजाना, तो 30 दिन इसीलिए तो होते हैं एक महीने में। ठीक है। तो साल भर में सूर्य 12 राशियों के साथ ऐसा ही करता है, मतलब रोजाना एक एक डिग्री चलता रहता है। और चलते चलते जब 30 डिग्री पूरी हो जाते हैं तो अगली राशि में वो एंटर कर जाता है। इसी घटना को कहते हैं संक्रांति। और इस समय को सौर मास भी कहा जाता है। कौन सा मास? सौर मास। किस समय को? 30 दिन के इस समय को सौर मास भी कहा जाता है। देखिए, अब संक्रांति का ना बहुत महत्व है। लोग इस दिन शुभ जो नदियां हैं, गंगा जैसी नदियां, गोदावरी और नर्मदा, जो पवित्र नदियां मानी गई हैं, वहां पर लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और पूजा पाठ का इस दिन बहुत महत्व है। यहाँ साथ में एक लिस्ट लगाई गई है जो 2025 की संक्रांति की लिस्ट है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो तारीखें लिखी गई हैं जब जब संक्रांति हुई है। संक्रांति मतलब उन उन राशियों में प्रवेश हुआ है। जैसे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी के अनुसार ये लिस्ट बनाई गई है। तो जब जनवरी का मंथ होता है ना, तो 14 जो जनवरी के दिन मकर संक्रांति होती है। ये शब्द आपने सुना ही होगा। मकर संक्रांति पे बहुत इम्पोर्टेंस है मकर संक्रांति की। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं और पतंग उड़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सुबह स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। और ये कहा जाता है कि उस दिन सूर्य उत्तरायण हो गया। उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उत्तरायण होने का क्या मतलब है और दक्षिणायन होने का क्या मीनिंग है ना। जब मकर से लेकर मिथुन राशि तक सूर्य मूव करता है तो वो उत्तरायण रहता है, और जब कर्क से धनु तक रहता है तो वो दक्षिणायन है। ये स्थिति हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये पंचांग में आपको पेज नंबर 7 पर एक पेज मिलेगा जिसमें लिखा होता है वर्गीकृत व्रत पर्व। और ये 2082 के संवत के लिखे हैं, क्योंकि हम लोग इसी कैलेंडर को, इसी पंचांग को यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो पंचांग शब्द है ना, पंचांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफेमरीज। एफेमरीज, एफेमरीज ही पंचांग है। ठीक है।
आगे देखिए, इस पेज पर आपको क्या लिखा मिलेगा, मास। सबसे पहले मास लिखा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच जाइए। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से महीने लिखे हैं? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन और चैत्र। तो देखिए चैत्र, इन्होंने अप्रैल शुक्ल पक्ष से, यहाँ पर देखिए लिखा है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये इन महीनों के लिखे हैं कि कब से शुरू हुआ और कब तक चला। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम में लिखा है अमावस्या। अमावस्या पूरे साल कौन कौन से दिन में पड़ेंगी? पूर्णिमा, पूर्णिमा की लिस्ट बनाकर इन्होंने दे दी है। कालाष्टमी, दुर्गाष्टमी। उसके बाद देखिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संक्रांति, वो यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में संक्रांति शब्द यूज किया गया है। तो संक्रांति कौन कौन से दिन आई? 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यही पंचांग यूज कर रहे हैं, तो 13 अप्रैल को। नेक्स्ट संक्रांति आई 13 मई को, नेक्स्ट संक्रांति आई 15 जून को, नेक्स्ट संक्रांति 16 जुलाई, फिर 16 अगस्त, 16 सितंबर, 17 अक्टूबर, 16 नवंबर, 15 दिसंबर, 14 जनवरी और 12 फरवरी और 14 मार्च। तो ये जो तारीखें दी गई है, ये संक्रांति की तारीख दी गई। इसके साथ साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन इस पेज पर देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि हम केवल संक्रांति पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम बात केवल संक्रांति की कर रहे हैं। एक क्लासिक बुक है ज्योतिष की, मानसागरी, उसमें इस चीज के बारे में, संक्रांति के बारे में काफी चीज मेंशन किया गया है, काफी डिटेल में बताया है। अगर आपको याद हो, तो जो हमारा पहला लेक्चर था, तो हमने उसमें पहले पेज, पंचांग का जो पहला पेज होता है, उसके बारे में देखा था। और यहाँ देखा था लिखा होता है राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये राजा कौन बनता है या मंत्री कौन बनता है। अगर आप उस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आप प्लीज उसे देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वर्ष का राजा बनाया जाता है, वर्ष का मंत्री बनाया जाता है। तो इसका जो मेंशन आता है, एक मानसागरी क्लासिक बुक है ज्योतिष की, उसमें आता है, कहते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को नए वर्ष का प्रारंभ होता है। उस वार का स्वामी, वार के स्वामी को वर्षेश कहा गया है या उस वर्ष का राजा कहा गया है। ठीक है, जिसका मेंशन पंचांग के पहले ही पेज पे कर दिया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ लिखा है किंग सन, राजा कौन बना? सूर्य। क्यों सूर्य बना होगा? क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा चैत्र मास की उस दिन रविवार था, इसलिए ये बना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो उस दिन का स्वामी उस वर्ष का मंत्री बनता है। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये सारी जो चीजें बनेंगी, अभी धीरे धीरे आपको ये समझ आता चला जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब राजा बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो ये तो एक राज्य की परिकल्पना कर ली ना। अगर आप पुराने सीरियल्स, ऐसे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखें, तो उसमें क्या होता है, एक दरबार लगा होता है, दरबार में राजा बैठा है, उसके मंत्री बैठे हैं, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री बैठे हैं। तो आज भी ऐसे ही होता है, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे भारत है, उसमें भी ये होता है, एक हेड है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके पास प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास और मिनिस्टर्स हैं। तो ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, इसी तरह से जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों को भी एक काउंसिल बनाई जाती है ग्रहों के द्वारा। तो जैसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स। अब ये जो काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पूरे साल में क्या क्या काम करेंगे, उन्हें काम सौंप दिए जाते हैं। तो वो डिसाइड कैसे होगा? तो ये बात बताई गई है कि सूर्य पे डिपेंड करता है वो, कि सूर्य जिस राशि में एंटर कर रहा है,
उस राशि के वार का स्वामी, उस समय के वार का स्वामी जो होगा वो बनेगा। कौन कौन बनेगा? जैसे देखो इन्होंने क्या बताया कि मेष राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य, तो उस दिन का स्वामी वर्ष का मंत्री बनता है। मिथुन राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, स्पेशली आद्रा नक्षत्र में, तब उस वार का स्वामी मेघेश बनता है। अब ये मेघेश, ये ससेश, ये क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कर्क राशि का स्वामी ससेश बनता है। सिंह राशि का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी का मतलब हो गया कि सिंह राशि में जब सूर्य ने प्रवेश किया, तो उस वार का स्वामी दुर्गेश बनेगा। आई रिपीट, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तो उस वार का स्वामी ससेश बन रहा है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है तो उस वार का स्वामी दुर्गेश बन रहा है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है तो उस वार का स्वामी धनेश बनता है। जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है तो उस वार का स्वामी रसेश बनता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस वार का स्वामी धानेश। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस वार का स्वामी ससेश। और मीन राशि में जब प्रवेश करता है तो उस वार का स्वामी फलेश बनता है। एक सेकंड में ससेश को कंफर्म करना चाहती हूँ। ससेश सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से बना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ये नीरशेष है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उसको नीरशेष कहते हैं। ये सशेष को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, ये गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन के वार के स्वामी को नीरशेष कहते हैं। और इसी प्रकार जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो उसके दिन के वारेश को फलेश कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष का राजा, मंत्री, मेघेश, रसेश, सशेष, धानेश, नीरशेष, धनेश आदि पदों पर ग्रहों की नियुक्ति हो गई। तो वो वर्ष भर पृथ्वी पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या प्रभाव डालते हैं देखिए। जो राजा बनता है ना वर्ष का, वो वर्ष भर का प्रमुख प्रभाव लेता है। जैसे वो वर्ष भर की नीतियां डिसाइड करेगा, शांति अशांति, देशों में क्या स्थिति रहेगी, ये सब डिसीजन राजा का होता है। उसके बाद मंत्री बनता है। मंत्री शासन की गहराई में उतरता है, परामर्श करता है, परामर्श देता है, राजा को सपोर्ट देता है और बहुत सारी चीजों पे नियंत्रण रखता है। और जो मेघेश होता है वो वर्षा की स्थिति को शो करता है कि मॉनसून का क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए कैसे हुआ कि मेघेश, मेघेश कौन बना? जब मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, स्पेशली आद्रा नक्षत्र में, तो उस दिन की कुंडली बना ली जाती है। उस दिन की जब आप कुंडली बनाते हैं तो आपको उस कुंडली को देखकर वर्षा की स्थिति का अनुमान लग जाता है कि मानसून का क्या स्थिति रहेगी। इसी तरह से रसेश, रसेश का से कैसे क्या क्या पता चलता है कि तरल पदार्थों की उपलब्धता रहेगी, जल स्रोत कैसे रहेंगे। सशेष का को क्या डिपार्टमेंट दिया जाता है? कृषि दिया जाता है, एग्रीकल्चर की कितना अन्न का उत्पादन होगा, कृषि की क्या स्थिति रहेगी। धानेश को क्या डिपार्टमेंट दिया जाता है कि धान्य की स्थिति और आपूर्ति रहेगी। धान्य का मतलब क्या होता है? एक होता है धन, एक होता है धान्य। धान्य का मतलब वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब होता है नीरशेष। नीरशेष से क्या कि नदियों की, समुद्र की, जल स्रोतों की, पानी की क्या स्थिति रहेगी, ये नीरशेष बताता है। धनेश वित्तीय स्थिति। देखिए मैंने दो शब्द बताए थे आपको, एक शब्द होता है धन, एक होता है धान्य। धन का मतलब है वित्त, वित्त मतलब
पैसा, मनी, है ना। फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, वो तो धनेश बता रहा है। और धान्य के बारे में कौन बता रहा है, धान्य के बारे में धान्येश बता रहा है। धान्य का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कि कितना आपके पास खाने पीने की चीजें हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमें ये पंचांग में कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक। तो पेज नंबर 48 पर जाइए। पेज नंबर 48 पर आप एक हेडिंग देखोगे लिखी हुई, अथ संवत्सर वर्ष राजादि फलम। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पूरे साल, मतलब ये जो 2025 का साल चढ़ा है, इसमें कौन कौन वर्ष का राजा बना, कौन कौन ससेश बना, कौन धनेश बना, कौन फलेश बना, कौन मेघेश बना, और उनका क्या फल है। ठीक है। तो यहाँ हमें ये तो पता ही है। यहाँ देखिए, हम अगर इसको पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है अथ श्री मन प्रति म, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ूंगी इसको। अथ श्री मन नृपति चक्र चूड़ामणि विक्रमादित्यम राज्य सिंहासन दत्तिताब्दानी तत् संवत्सर रामिधः 2082 तथा च शक जाति यमन निर्वीज शालीवाहन राज्यादुगत हनानि तक्षकामिधः 1947 ईस्वी सन 2025-26 भारतीय गणराज्य संवत्सर 77-78 श्री कृष्ण संवत 5261। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि ये पूरा जो संवत्सर का बयान दिया है कि संवत्सर कौन कौन सा चल रहा है, यहाँ पर ये मेंशन किया है। एक शब्द देखिए यहाँ पर आ रहा है, इन्होंने इस संवत्सर का नाम मेंशन किया है इसी लाइन के लास्ट में, सिद्धार्थी संवत्सर। जो संवत्सर है उसका नाम है सिद्धार्थ। उसके बारे में भी यहाँ आगे बताया है, ततो रौद्र नाम संवत्सर। जो सिद्धार्थी नाम का संवत्सर चल रहा है उसका नाम रौद्र है, मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला है। हो सकता है कि इस समय जो प्रकृति है वो रौद्र अवस्था में रहे। जब हम इसका फल पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, राजा इस वर्ष सूर्य रहेगा, मंत्री भी सूर्य रहेगा, ससेश बुध रहेगा, धानेश चंद्र रहेगा, मेघेश सूर्य रहेगा, रसेश शुक्र रहेगा, नीरसेश बुध रहेगा, फलेश शनि रहेगा, धनेश मंगल रहेगा, सुकेश और शनि रहेगा। तो अब इनके वर्ष राजा आदि के फल लिखे हैं आगे। वर्ष नाम कार्तिक का फल, गुरुचारानुसार यह संवत कार्तिक संवत है, और वाहनों से तथा अग्नि से आजीविका चलाने वाले लुहार, सुनार, फाउंड्री, धातुशाला आदि और दुधारू पशुओं आदि को पीड़ा होती है। जनता व्याधिग्रस्त और तथा परस्पर कलह विवाद में उलझी रहती है। लाल और पीले फूलों की उपज बढ़ती है। सिद्धार्थी संवत्सर का फल लिखा है आगे इन्होंने, कि यहाँ पर इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए लिखे अश्विनी कुमार अधिपति हैं, अंतर्गत सिद्धार्थ संवत्सर रहेगा, इसका फल आगे दिया गया है। इस संवत में अच्छी वर्षा, उत्तम उपज, शासन का सौंदर्य बना रहेगा। राजा अगर सूर्य है तो क्या फल होंगे। जब आप इस पेज को पढ़ेंगे ना तो आपको इनके फल भी पता चल जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य राजा बना, मंत्री भी सूर्य बना, ससेश बुध बना। चलिए ससेश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रचुर वर्षा होगी, सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा, जनता में सुख शांति रहेगी, विद्वानों द्वारा धर्म ग्रंथों के स्तुति पाठ और उनकी प्रेरणा प्रसारित की जाएगी। जब धानेश चंद्रमा बन रहा है तो क्या फल होगा, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। उसके बाद मेघेश सूर्य है तो क्या रहेगा, उसके बाद रसेश शुक्र है तो क्या रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे भी देखिए, नीरसेश बुध है, फलेश शनि है,
धनेश मंगल है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़िए, तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे धनेश मंगल है, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए, कि अगर धनेश मंगल है तो तेजी मंदी की अदला बदली बहुत हो, शरद सस्य गेहूं जौ चना की खेती की क्षति हो, मार्गशीर्ष मास में संग्रह की गई धान्य अन्नों में लाभ हो रहे, शासकों राजनेताओं के अवसान से शोक व्याप्त हो, दुर्गेश शनि का फल क्या रहता है। इसी तरह से चीजों को यहाँ मेंशन किया जाता है, और हर साल पंचांग में ये चीजें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, तो जिससे बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि पूरा वर्ष कैसा रहेगा। ठीक है, पंचांग का मतलब क्या है? पंचांग का मतलब यही तो है कि पूरे साल की डिटेल दे दी। ठीक है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। मेदिनी ज्योतिष में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मेदिनी ज्योतिष में ये संक्रांति होना, फिर उसके बाद इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना, कि किसको दुर्गेश बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इनको जानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, एक लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट होती है और पहला ही दिन होता है, नया साल चढ़ता है, तो नए साल पे ब्राह्मण को आमंत्रित करें, और उसके ब्राह्मण से पंचांग को पढ़वाएं, उससे पता लगाएं कि ये वर्ष आपका कैसा रहेगा। ये सारी बातें वहां पे की गई थी, और ये हमने कौन से पेज पे पढ़ा था? ये हमने स्टार्टिंग के पेजेस में ही पढ़ लिया था, पंचांग के, है ना। तो ये पंचांग एक, बस आप ये मान लीजिए कि जो ज्योतिषी हैं उनके लिए तो गीता है ना, सबसे धार्मिक ग्रंथ जो है वो पंचांग है। पंचांग के बिना तो एक ज्योतिषी नहीं है, और एक ज्योतिषी को पंचांग पढ़ना तो 100% आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। तो इसीलिए ये सीरीज शुरू की गई है। आशा है ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी, और आप इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, अपने ज्योतिषी फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ ये समाप्त होता है। नमस्कार।